ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। कैंसर के आगे हारी जिंदगी, वेनेजुएला के सदर चावेज का 58 साल की उम्र में इंतकाल। दुनिया के ममालिक ने उनके इंतकाल पर किया गमे इजहार। शामी बागियों पर असद के वफादार फौजियों के जंगी तैयारों की बमबारी, बागियों ने कई सूबों पर कब्जा करने का किया दावा। तालिबान के हमले में जख्मी होने वाली मलाला यूसुफ अमन नोबेल इनाम के लिए नामजद। मलाला को गुज़िश्ता साल तालिबान ने बनाया था गोलियों का निशाना। मस्जिद हराम की तामीर नौ का काम तेजी से है जारी, जदीद टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है आरस्ता। आदाब, मैं हूं वंदना चंदेल। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी कुछ अहम खबरों से। गुज़िश्ता 2 साल से कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से जंग रखे वेनेजुएला के सदर चावेज 58 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए थे। दुनिया के बहुत से ममालिक ने उनके इंतकाल पर गमे इजहार किया। हिंदुस्तान के वजीर आजम मनमोहन सिंह ने वेनेजुएला के सदर चावेज के इंतकाल पर अफसोस जाहिर किया। दूसरी जानिब ईरानी सदर महमूद अहमदी-नेजाद ने भी चावेज के इंतकाल पर दिली अफसोस जाहिर किया और बयान में कहा, चावेज दुनिया की जालिम कुव्वतों के खिलाफ बेबाक बोलने वाले बहादुर इंसान थे। ईरानी आवाम इस गम में वेनेजुएला के साथ खड़ा है। गुज़िश्ता 2 साल से कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से जंग कर रहे वेनेजुएला के सदर चावेज 58 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक ने उनके इंतकाल पर गम का इजहार किया। वहीं हिंदुस्तान के वजीर आजम मनमोहन सिंह ने वेनेजुएला के सदर चावेज के इंतकाल पर अफसोस जताया है और कहा कि वेनेजुएला ने करिश्माई नेता को खो दिया है जो अपने पीछे माशरे इंसाफ की काविशों की विरासत छोड़ गए हैं। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा कि मैं अपने मुल्क की आवाम की जानिब से उनके खानदान की तसल्ली के लिए दिली अफसोस जाहिर करता हूँ और इस गम की घड़ी में वेनेजुएला के साथ खड़ा हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सदर बान की मून ने भी चावेज के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। दूसरी जानिब ईरानी सदर महमूद अहमदी-नेजाद ने भी चावेज के इंतकाल पर दिली अफसोस जाहिर किया और अपने बयान में कहा कि चावेज दुनिया की जालिम कुव्वतों के खिलाफ बेबाक बोलने वाले बहादुर इंसान थे और ईरानी अवाम इस गम में वेनेजुएला के साथ खड़ी है। वाज़ेह है, चावेज 2 बरस से ज्यादा अरसे से कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज में मुब्तला थे और क्यूबा में उनके मुताद्दिद ऑपरेशन भी हुए थे। मुल्क के नायब सदर निकोलस ने सरकारी टीवी चैनल पर उनके इंतकाल का ऐलान किया और 7 रोजा शोक का ऐलान भी किया है। जराये के मुताबिक नायब सदर निकोलस ने सदर चावेज के इंतकाल का ऐलान करते हुए कहा कि सदर तकरीबन 2 साल से शदीद बीमारी से जंग कर रहे थे और आखिरकार इंतकाल फरमा गए। निकोलस के मुताबिक ओगो चावेज की तदफीन जुमे को की जाएगी। सदर चावेज के इंतकाल की खबर फैलते ही अवाम की बड़ी तादाद दारुल हुकूमत कारकस में वाक़ अस्पताल के बाहर जमा हो गई और उन्होंने हम सब चावेज के नारे लगाए। दरअसल ओगो चावेज वेनेजुएला और दुनिया भर में एक मुतनाज़िर शख्सियत और अमेरिका के बड़े नाक़िद के तौर पर पहचाने जाते थे। मुल्क के वजीर खारजा ने कहा कि ओगो चावेज के बाद मुल्क के नायब सदर निकोलस सदारत इंतखाबात तक ओहदे सदारत पर फायज रहेंगे। दरअसल नायब सदर निकोलस को चावेज का चुना हुआ जानशीन समझा जाता है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि मुल्क में सदारती इंतखाबात कब होंगे। वहीं वेनेजुएला में हिज़्ब मुखालिफ ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हों। वाज़ेह है, चावेज अक्टूबर 2012 में चौथी मुद्दत के लिए वेनेजुएला के सदर मुंतखब हुए थे, लेकिन खराबी सेहत की वजह से वो उस ओहदे का हलफ नहीं उठा सके थे। ओगो चावेज पिछले 1 माह से मंजर आम पर भी नजर नहीं आए थे। वो गुज़िश्ता माह क्यूबा में कैंसर के इलाज के बाद मुल्क वापस पहुंचे थे, लेकिन उनकी तबीयत संभल नहीं सकी और आखिरकार उनकी जिंदगी ने मौत के आगे घुटने टेक दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
पाकिस्तान में तालिबान के हमले में जख्मी होने वाली मलाला यूसुफजई को इस साल अमन नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया। इस नोबेल इनाम के लिए 259 नामजदगियां हुई हैं, जिनमें मलाला यूसुफजई का भी नाम है। वजह रही कि मलाला को गुज़िश्ता साल 9 अक्टूबर को पाकिस्तान के सुआत के शहर मनगुरा में तालिबान ने गोलियों का निशाना बनाया था। इस वाक़े के बाद दुनिया भर में मलाला के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया था। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भी मलाला को कौमी अमन के एजाज से नवाजा था और पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने दिसंबर 2012 में मलाला को दुख्तर पाकिस्तान का खिताब दिए जाने की करारदाद मुत्फका तौर पर मंजूर की थी। इसके अलावा दिसंबर 2012 में इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर पेरिस में पाकिस्तान और यूनेस्को के जेर एहतमाम होने वाली कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर में लड़कियों की तालीम के लिए मलाला फंड कायम करने का ऐलान किया गया था। याद रहे कि मलाला यूसुफजई को तमाम बातों के लिए, तालीम के हक के लिए आवाज बुलंद करने और उनके हौसले की वजह से आयरलैंड का 2012 का बैनुल अक़वामी अवार्ड भी बराए अमन दिया गया था। तो मलाला यूसुफजई जो पिछले साल अक्टूबर में तालिबान के हमले का शिकार हुई थी, एक के बाद एक कई सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। महज 14 साल की उम्र में ही मलाला पहली ऐसी लड़की हैं जिन्हें नोबेल के लिए भी नवाजा गया है। नोबेल अवार्ड कैटेगरी में अब मलाला का नाम भी नॉमिनेट किया गया है। मलाला को अब तक अलग अलग देशों की कई सरकारें सम्मानित कर चुकी हैं। और इस बीच सीधे रुख करते हैं लोकसभा का, जहां पर पीएम क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। Europe is in recession. US growth rate is very low. Japan is stagnating. Brazil growth rate is less than 2%. South Africa's growth rate is 2.3%. And in the light of the prevailing global situation, our growth rate looks to be impressive, even though we are not satisfied with it. Madam, inclusiveness of the growth process can be judged in many ways. The first and foremost is the concern with the well-being of our farmers, what happens to agricultural production, and as I said earlier, from 2004-05 to 2011-12, that is the UPA period, the growth rate of agricultural production and allied activities was 3.7%. The corresponding growth rate from 98-99 to 2003-04 of the NDA period was no more than 2.9%. Because agriculture has grown at a faster rate, also because of a number of inclusive policies put in place by our government, like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program, the per capita consumption in rural areas during the UPA period is 3.4%. In the NDA period, the per capita rural consumption was no more than 0.8%. And I come now to the real wages in agriculture. Real wages in agriculture in the 11th plan period rose at an average annual rate of 6.8%. In the previous decade, the growth rate of real wages in agriculture was no more than 1.1%. Madam, with regard to poverty, in the UPA period, poverty declined at an average annual rate of 2%
per annum. In the preceding 10 years, the decline was no more than 0.8%. Madam, we are all concerned about the slowdown in industry. But when we compare the 9-year period in which the UPA has been in government, our industrial growth rate average is 8.5%. The corresponding average for the NDA from 1998-99 to 2003-04 is no more than 5.6%. With regard to regional inequalities, interstate growth differentials have narrowed and interstate inequality is not increasing. The so-called Bimaru states have also done much better in the UPA period than was the case previously. In terms of education and skill development, also the achievements of the UPA are really notable. The key instruments for promoting inclusiveness and empowerment are education and health and skill development. There has been near universal enrollment in primary schools and a steady increase in average number of years of schooling of labor force. The Right to Education Act is a major landmark of the UPA. Madam, with regard to higher education, there has been unprecedented expansion of central universities. The number has gone up from 17 in 2004-05 to 44. The IITs have gone up from 7 to 16. The IIMs have gone up from 6 to 13. Indian Institutes of Science, Education and Research have gone up from 1 to 5. Indian Institutes of Information Technology have gone up from 2 to 4. The result is the gross enrollment in higher education in 2006-07 was 12.3%. In 2011-12, it has gone up to 18%. With regard to health, Madam, National Rural Health Mission made a very important start. Rashtriya Swasth Bima Yojana is a huge UPA initiative, and it provides inpatient cover to 3.4 crores of families. The infant mortality rate has fallen from 58 to 44. The maternal mortality rate has fallen from 254 to 212. Life expectancy at birth was in 2010, 2001, 62.5 years. By 11 of this century, it has gone up to 66. Literacy rate similarly has gone up from 64.8 to 74%. The death rate has declined from 8.4% to 7.1%. Madam, it is not my case that what we have achieved is the optimum level. I do recognize growth requires further efforts to boost it, that we need to do a lot more to promote inclusiveness, that health, education require greater attention, that environment protection measures have to be adopted with greater amount of firmness. But I would respectfully submit to this august House that what has been achieved is not something which can be belittled, as Sri Rajnath Singh Ji tried to do. I know BJP
has a particular view of economic and social policies of the UPA. A few days ago, a conclave of the National Council of the BJP assembled in Delhi used the choicest abuses for the Congress establishment, the Congress leadership, and including myself. It is not my intention to reply them in that language, because I do believe that our work and our performance are the best judges what we have achieved. As a poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है. Also, madam, there is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. And we have seen this arrogance not for the first time. The Shining India campaign in 2004 led to disastrous results for the BJP. In 2009, they fielded the Iron Man. तो संसद में सफाई देते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने विकास दर और तमाम दूसरे मसलों को लेकर अपनी राय रखी और साथ ही ये भी कह दिया कि विपक्ष वो है जो गरजता तो है लेकिन बरसता नहीं है. ऐसे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की यूपीए सरकार को कोई जरूरत नहीं, वो हर फ्रंट पर पूरी तरह से सफल नजर आ रही है. इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया. हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया. खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो. खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो. अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है. इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी. इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है. मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ. Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ. हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार. समय पर सही सेवा कर चुकाए हमारा हरियाणा. विद्यामृतम शारदा नमन, विद्यामृतम बढ़ते कदम. खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर, उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर. ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसा हाँ होगा शिक्षा का शहर. उच्च शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर. नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम
हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुडा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख करते हैं लोकसभा का। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लगातार अपनी भावनाएं और कई जो फैक्ट्स और फिगर के वो इस वक्त संसद के पटल पर रख रहे हैं। रुख करते हैं लोकसभा का। Is that of water. Shri Devi Gowda ji, in his own way, referred to this problem. I do agree we have a national problem in the distribution of water of the interstate rivers, and I hope that the country would recognize the great importance of dealing with this problem in a holistic perspective. The UPA government recognizes the management of water resources as a major challenge. Srimati Supriya Sule referred to the need to give greater importance to the construction of check dam. We have already decided to modify the accelerated irrigation benefit program to make it more effective and expand the watershed development program during the 12th five-year plan. Apart from agriculture, urban and industrial water demand also needs to be managed more efficiently. Our groundwater resources need to be better preserved. We will be bringing these proposals on a new groundwater law and a national water framework law very shortly. Madam, several honourable members cutting across party lines have expressed concern over incidents of violence against women. This is an issue which unites all sections of our House, and I sincerely appeal to all sections of the House to speak with one voice. If there are any legislative measures which we can agree upon, they can be then pushed forward at a much higher speed than is normally done when it comes to legislation through Parliament. I sincerely hope that we will, with one voice, agree to go forward in a manner which will do justice to 50% of India's population, that is our women and children. We have let me reiterate to this august House the commitment of our government to ensuring the dignity, safety and security of every woman of our country. We have adopted a series of measures, legislative, institutional and procedural, which reaffirm the collective responsibility of this government in this direction as more and more women enter public spaces. The government has been prompt in action on the recommendation of the Justice Verma Committee by promulgating an ordinance amending and strengthening the law to deal with crimes of sexual violence against women. I am happy that the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Bill 2012 was passed by Parliament last week.
We have a number of schemes in place to provide restorative justice to victims of rape and sexual violence through financial assistance and support services. The National Mission for Empowerment of Women would be implementing one-stop crisis center for providing all necessary services for women, victims, survivors of violence at a public hospital in 100 districts. A new umbrella scheme for protection and empowerment of women and a toll-free 24/7 helpline for women as a central sector scheme across India is on the anvil. The government's resolve is further reflected in the announcement of the Finance Minister in his budget speech that an additional amount of rupees 200 crore has been allocated to the Ministry of Women and Child Development to address issues of gender discrimination. The Nirbhay Fund of 1,000 crore rupees announced by the Finance Minister is further testimony of our government's solidarity with our girl children and with our women as we pledge to empower them and keep them safe and secure. However, real and effective change in the status of women in our country can come only if there is a change in our societal values. We need to collectively work towards this goal. Madam Speaker, some members have stressed the need to implement the Sachar Committee's report to raise the standard of living of the poor among the minorities. The Sachar Committee submitted its report in 2006. The government accepted 72 out of 76 recommendations made. इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। हुड्डा जी की सोच महान, खिलाड़ियों का किया उत्थान, चारों ओर ब्लॉक स्तर पे ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण, दर्शक धावक और पहलवान सबके चेहरों पे है मुस्कान, हर चेहरे पे है मुस्कान, हर चेहरे पे है मुस्कान। हरियाणा प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर तथा गांव स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण प्रतिभाओं की